मई जून 2022 का पेपर है, पेपर 42। A student determines the concentration of aqueous potassium manganate by titration with a solution of ethane dioic acid. Okay, ethane dioic acid. An equation to represent this reaction is shown, right? So they are saying that diagrams of some of the pieces of apparatus the student uses as shown. Okay, so name the three pieces of apparatus. तो वो तीनों apparatus कौन कौन से होंगे? So the first of all, it would be burette. B would be pipette. C would be conical flask. The student records the mass of sample of solid ethane dioic acid, dissolves the solid in distilled water and makes the solution up to 250 cm cube. Okay. Uses apparatus B to transfer 25.0 cm cube of the solution of ethane dioic acid into apparatus C. Okay. Adds 10 cm cube of sulfuric acid to apparatus C. अच्छा जी, okay. And fill apparatus A with the solution of KMnO4. Titrates the colorless solution of with the solution of KMnO4 until the endpoint is reached. Repeat the titration 3 more times. Suggest why sulfuric acid is added to apparatus C. अच्छा, एक तो उसने वहां पर KMnO4 भी लिया हुआ है ब्यूरेट में, और फिर आपके पास उसने कॉनिकल फ्लास्क में जो है वो इथेन डाइओइक एसिड भी लिया है। ओके, और फिर वो उसके ऊपर से मजीद उसमें क्या ऐड कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहा है। ओके, तो याद रखिएगा ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। ये क्या है? ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए ऐड कर रहे होते हैं टू प्रोवाइड एच पॉजिटिव आयॉन्स। सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए ऐड कर रहे होते हैं टू प्रोवाइड H पॉजिटिव आयॉन्स। ओके, क्योंकि उसने किया क्या है कि आपका जो ब्यूरे कॉनिकल फ्लास्क है, दैट इज दिस वन। कॉनिकल फ्लास्क में आपके पास क्या है? इसके अंदर यूजेस apparatus B टू ट्रांसफर 25 cm क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इथेन डायोइक एसिड इनटू apparatus C। तो apparatus C आपके पास क्या है? कॉनिकल फ्लास्क है ना apparatus C। कॉनिकल फ्लास्क में इसने इथेन डायोइक एसिड डाला है। तो जब कॉनिकल फ्लास्क में वो इथेन डायोइक एसिड डालेगा तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ब्यूरेट में कौन है? केमनो 4 है। उसने बोला भी है कि फिल apparatus A विद द सॉल्यूशन ऑफ केमनो 4, और उसके बाद वो सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा है। चूंकि तुम्हें पता है ना कि इथेन डायोइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो काफी वीक एसिड होता है। तो उसने एक्स्ट्रा क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया टू apparatus C मींस द सेम कॉनिकल फ्लास्क। तो वो क्यों डाला है? तो आप क्या कहोगे? टू प्रोवाइड एच पॉजिटिव आयॉन्स। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड sulfuric acid gives sulfuric acid gives H positive ions since since it's a strong acid। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो, जो इजीली अपना H पॉजिटिव आयन जो है ना वो डोनेट करें, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है किसमें? कॉनिकल फ्लास्क में। स्टेट द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। तो पहले तो आप ये बताइए कि जो आपने ब्यूरेट में KMnO4 डाला है उसका कलर क्या है? उसका कलर क्या है? तो उसका कलर पर्पल कलर है KMnO4 का। KMnO4 का पर्पल कलर है। ओके, और आपके पास जो कॉनिकल फ्लास्क में इथेन डायोइक एसिड है वो क्या है? वो आपके पास क्या है? कलरलेस है। ओके, तो स्टार्ट में आपको कॉनिकल फ्लास्क का कलर क्या नजर आ रहा होगा? कलरलेस। बिल्कुल स्टार्ट में, स्टार्ट में आपको क्या कलर नजर आ रहा होगा? कलरलेस, क्योंकि इथेन डायोइक एसिड कलरलेस होता है। तो इन दी एंड आपके पास जो कलर आपको नजर आएगा वो पेल पिंक कलर नजर आएगा, क्योंकि जब पर्पल सॉल्यूशन दैट इज KMnO4 वो आपके कॉनिकल फ्लास्क में आके
गिरेगा, तो चूंकि आपका कॉनिकल फ्लास्क पूरा का पूरा कलरलेस है, तो वो जो पर्पल सॉल्यूशन वहां आएगा उसके अंदर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फेंट होता जाएगा, पेल होता जाएगा वो, है ना। वो वहां पर तो बहुत डार्क सॉल्यूशन था ब्यूरेट में, लेकिन जब वो आहिस्ता आहिस्ता कलरलेस सॉल्यूशन में आएगा तो फिर वो थोड़ा सा फीका पड़ता जाएगा कलर। ओके, तो दैट्स द रीजन आप उसको कहोगे कि फ्रॉम कलरलेस टू पेल पिंक, फ्रॉम कलरलेस टू पेल पिंक, दैट्स इट। अब वो कह रहा है रिकॉर्ड। अब फाइनल रीडिंग आपको क्या नजर आ रही है यहाँ पर, तो फाइनल रीडिंग मुझे नजर आ रही है भाई 27.1। इनिशियल रीडिंग आपको क्या नजर आ रही है, दैट इज 1.7, है ना। कैसे, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, सो 1.7। वॉल्यूम यूज्ड कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट करवाया 25.4 आया, गॉट इट। एंड देन इन द थर्ड वन मैंने जब इसको सब्ट्रैक्ट किया सो आई गॉट 25.1। तो देखो हमें इसमें करना क्या होता है, वो कह रहा है बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स बताइए। तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स कौन से होते हैं भाई, बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स कौन से होते हैं, जिनमें डिफरेंस कम हो, 0.2 का डिफरेंस हो, 0.2 का डिफरेंस हो, जिनमें क्या हो, 2.2 का, तो एक ये है और एक ये है, ये और ये तो 0.3 का डिफरेंस है ना, क्या कहते हो, ये और ये तो ज्यादा डिफरेंस है। तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट वो होते हैं जिनमें जो डिफरेंस है वो कम हो, विच शोज एक्यूरेसी, विच शोज एक्यूरेसी। यूज द टिक्ड वैल्यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम। तो मैं क्या करूंगा, 24.8 प्लस 24.6 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो आई वुड बी गेटिंग 24.7। नजर भी आ रहा है आपको कि 8 और 6 का जो मिड होगा वो 7 होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ओके हो गया जी। फिर वो कहता है कि another student repeats the experiment using the same method. This student uses 1.08 grams of ethane dioic acid to make up 250 cm cube solution of H2C2O4. The student obtains an average titration volume of 24.55 centimeter cube. Calculate the number of moles of ethane dioic acid in 25.0 centimeter cube of the H2C2O4. Show your answer. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, the student obtains an average titration volume of 24.55 centimeter cube। सही है जी। अब हमें करना क्या है कि मैं सबसे पहले तो मोल निकालूंगा, सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, मोल निकालूंगा H2C2O4 के मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज 90। तो मोल निकालने के बाद आई वुड बी गेटिंग 0.012 मोल। ओके जी, डन हो गया। सो सो वो 25 सेंटीमीटर के क्यूब में पूछ रहा है आपसे, किस में पूछ रहा है वो, 25 सेंटीमीटर क्यूब में वो आपसे पूछ रहा है। मेरे भाई, this much moles, this much moles I got, this much moles I got in 250 centimeter cube. How much moles I would be getting if I have 25 centimeter cube। बात को जरा गौर से if I have 25 centimeter cube volume, तो मैं लिखूंगा 25, oh my god, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 25 centimeter cube, okay, 25 centimeter cube, so that would be 25 times 25 times 0.012 divided by 250 is equal to x। तो आपके पास आंसर आएगा 0.0012 मोल। ओके, क्योंकि वो पूछ 25 में रहा है ना, ये जो मोल तुम कैलकुलेट कर रहे हो ये कितने में है, ये 250 में है। बात को समझिए जरा गौर से, ये कितने में है, ये 250 में है। वो कितने में पूछ रहा है, 25 में पूछ रहा है। So during the reaction, 2 moles of KMNO4 react with 5 moles of H2C2O4. Calculate the number of moles of KMNO4 in 24.55 centimeter cube of the aqueous potassium मैंगनेट। तो यहाँ आपने करना क्या है
Since the mole ratio between KMnO4 and H2C2O4 is 2 is to 5, so uh, KMnO4 or H2C2O4, 2 is to 5. I got the moles of H2C2O4, that was 0.0012. That would be X. That would be X. So X is equal to 0.0012 times 2 divided by 5. आंसर बताइएगा जरा क्या आ रहा है. आंसर बताइएगा जरा. 0.0012 times 2 divided by 5. हम्म. क्या आंसर आ रहा है? एक मार्क का क्वेश्चन है वैसे ये. उड़िया क्या आंसर आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो. 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 उड़िया मेरी आवाज आ रही है? लेट मी कैलकुलेट दिस, वेट. ये आपके पास आया 0.0012 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5. 0.00048. इसका आंसर आया 0.00048. दैट्स योर आंसर. फिर वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन. फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब. इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब. तो अब आप कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में? तो याद रखिएगा, पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है कि द वॉल्यूम इज 1000 cm क्यूब. और ये जो आपके पास मोल आए हैं ना 0.00048, ये पता है किस में आए हैं? ये इन 24.55 सेंटीमीटर क्यूब. तो वो पूछ रहा है हाउ मच मोल यू वुड बी हैविंग इफ यू हैव 1000 cm क्यूब. इफ यू हैव 1000 cm क्यूब. ओके. तो जैसे ही आप 1000 cm क्यूब में कैलकुलेट करोगे मोल, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब में. ऑटोमेटिकली. क्योंकि मोल पर डेसीमीटर क्यूब है ना, यानी कि मोल पर 1000 cm क्यूब. तो आंसर आपके पास आएगा. आंसर आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आएगा 0.0196. ओके. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम्स. तो मोल पर डीएम क्यूब में है ना, मोल को ग्राम में चेंज कर लो. मोल को ग्राम में कैसे चेंज करोगे? इसको इसके एमआर से मल्टीप्लाई करा दो. तो ऑटोमेटिकली वो ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में चला जाएगा. सेट हो गया जी. तो आंसर आएगा 3.0968. सर 3.02। 3.02. हाँ, कह सकते हैं. ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब. क्वेश्चन 2 कह रहा है solution contains one cation and two different anions. The table shows the test a student does on this solution complete the table.
सो कंप्लीट द टेबल में वो कह रहा है कि नेम एनी गैसेस फॉर्म। टेस्ट वन में कह रहा है टू 1 सेंटीमीटर डेप्थ of the solution in a test tube, add a small volume of aqueous sodium hydroxide, then add more aqueous sodium hydroxide until it is in excess. Conclusion कह रहा है the cation might be aluminium. The cation could also be, देखो जब white precipitate आपके पास, यानी कि जब एल्यूमिनियम आपके पास आता है तो आपके पास white precipitates होते हैं जब एल्यूमिनियम आपके पास आता है। तो एब्जर्वेशन में मैं लिखूंगा white ppt। वैसे तो टेबल आपको दिया हुआ है नीचे, ये आपको दिया हुआ होता है, पुराना पेपर है आई थिंक सो। टेबल आपको हमेशा प्रोवाइडेड होगा, ओके, कैट आयंस और एन आयंस का। तो आप वहां से देख देख के ये सॉल्व करते रहेंगे। सो मतलब क्या है कि आपको याद नहीं करना है ये अलग से। सो प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, और जब इसने एक्विस सोडियम हाइड्रोक्साइड अनटिल इन एक्सेस किया तो प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स। तो मैं क्या कहूंगा, पीपीटी डिसॉल्व्स टू गिव कलरलेस सॉल्यूशन। ओके, तो वो कह रहा है कि दिस द cation could also be जिंक 2 प्लस, क्योंकि व्हाइट पीपीटी दो चीजों के लिए आती है, एल्यूमिनियम के लिए और जिंक के लिए। ओके हो गया। चलें, फिर कहता है कि टू 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन इन अ बॉइलिंग ट्यूब ऐड अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक्वियस अमोनिया। एक्वियस अमोनिया डाला इसने, फिर देन ऐड मोर एक्वियस अमोनिया। कह रहा है द कैटायन, अब कंफर्म हो गया कि वो कौन है, एल्यूमिनियम है। तो अब जब एल्यूमिनियम आ गया, तो जब आप उस टेबल में देखेंगे तो क्या अमोनिया वाले कॉलम में लिखा हुआ होगा कि जब आपने इसमें अमोनिया कम डाला तो पीपीटी आपकी, सॉरी, व्हाइट पीपीटी फॉर्म। ओके, आप बोलोगे व्हाइट पीपीटी फॉर्म, और जब आपने उसमें एक ज्यादा किया, अमोनिया ज्यादा डाला, एक्सेस में डाला, तो आप कहोगे पीपीटी इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस। सिंपल। फिर कह रहा है टू 1 cm डेप्थ ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड नाइट्रिक एसिड एंड वार्म until no further change is seen. A gas is evolved that decolorizes acidified. अब आपका माइंड फौरन से जाना चाहिए वहां टेबल पर कि यार वो डीकलराइज कर रहा है पोटेशियम मैग्नेट को, सो द गैस शुड बी सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलेगी, जहां सल्फेट होगा। बात समझ रहे हो आप मेरी। ओके, टू द सॉल्यूशन फ्रॉम ट्री ऐड एक्वियस सिल्वर नाइट्रेट। येलो, येलो किसके लिए होता है, येलो किसके लिए होता है, आयोडाइड के लिए होता है, तो सिल्वर आयोडाइड बना होगा। तो आपके पास अनदर एनायन कौन आ गया, आयोडाइड आयन। ओके, कौन आ गया, आयोडाइड आयन आ गया आपके पास, सिंपल। फिर कह रहा है मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स कंटेन्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, यानी दो है आपके पास, एक आपके पास है बेरियम सल्फेट और एक आपके पास है सोडियम क्लोराइड ओनली। बेरियम सल्फेट इज insoluble in water, sodium chloride is soluble in water. Describe how thus to separate the mixture to obtain pure barium sulfate and pure crystals of sodium chloride. तो देखें, एक आपके पास soluble है और एक आपके पास insoluble है। बात समझ आ रही है आपको। कह रहा है आप इनको सेपरेट कैसे करेंगे। तो भाई सेपरेट करने के लिए आप इसको सबसे पहले तो पूरे मिक्सचर को वाटर में ऐड कर दो। ऐसे ही है ना भाई। मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आपका माइंडसेट बन जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या करें, एक बीकर लें इस तरह का, एक बीकर लें, उसमें वाटर हो, आप उसमें बेरियम सल्फेट भी डालें और सोडियम क्लोराइड भी डालें। और से सुनिएगा जरा, उसको शेक करें, स्टिर करें उसे, उसको क्या करें, स्टिर करें। और फिर आप क्या करें, ये स्टेप नंबर 1 है आपका, ये क्या है, स्टेप नंबर 1 है। फिर आप आ जाएं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 में क्या करें, एक आप लें कौन का वो फनल, फिल्टर पेपर लें,
फिल्टर पेपर लें। ओके, फिर आप इस पूरे बीकर को इन्वर्ट कर दें इस पर। ओके, और यहाँ एक और बीकर है आपके पास। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो सोडियम क्लोराइड होगा क्योंकि वो सॉल्यूबल है। और इसके ऊपर जो रह जाएगा वो कौन होगा? बेरियम सल्फेट होगा, क्योंकि बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल है। बात समझ आ रही है आपको? यानी कि आपने फिल्टर कर लिया, बेरियम सल्फेट अलग हो गया। ऐसे ही है ना? अब जब आपके पास बेरियम सल्फेट अलग हो गया, बेरियम सल्फेट जब अलग हो गया, बेरियम सल्फेट इज योर रेजिड्यू एंड सोडियम क्लोराइड इज योर फिल्ट्रेट। अब रेजिड्यू को आप क्या करो? इसको रेजिड्यू को आप क्या करो? वॉश विद डिस्टिल वाटर, ताकि जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाएं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। एंड ड्राई, एंड ड्राई between the sheets of filter paper. अब मैं सोडियम क्लोराइड का क्या करूं भाई? वो तो सॉल्युबल है यार। ये तो मुझे सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन मिला है। ओके, आप इसको पता है क्या करो? हीट करो। आप इसको क्या करो? हीट करो। कब तक हीट करो? अंटिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। ओके, हो गया। अंटिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। बस सिंपल सी बात है। आप उसको हीट करोगे, सारा का सारा वाटर इवापोरेट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा? सोडियम क्लोराइड बचेगा, क्योंकि वाटर तो सारा इवापोरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एक सॉल्यूशन से डिफरेंट चीजों को अलग कर दिया। दैट्स द मेन पॉइंट। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्टूडेंट मेजर द टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड aqueous sodium hydroxide. The student uses a measuring cylinder to add 25 cm cube of 1.5 mole per dm cube NaOH to a glass beaker, records the temperature of the NaOH, adds 4 cm cube of the HCl to the beaker and records the highest temperature reached, adds further 4 cm cube portions of the HCl and records the highest temperature reached each time. The student's results are shown. Name the type of reaction that takes place between HCl and NaOH. वो तो पूरी दुनिया को पता है बेटा। बहुत ही कोई बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है। क्या होगा? है भाई, एनर्जी रिलीज हो रही है ना, आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। या तो आप इसको कह लो एक्सोथर्मिक, या तो आप इसको यूं देख लो, एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है तो आप कह दो न्यूट्रलाइजेशन। बात समझ आ रही है आपको? दोनों एक्सेप्टेड है। नेम अ पीस ऑफ apparatus that can improve the accuracy of the volume of NaOH added to the beaker. तो भाई आप इसको पिपेट पिपेट से ट्रांसफर करो, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। पिपेट इज मोर एक्यूरेट। नेम द पीस ऑफ apparatus used to add the 4.0। 4.0, 4.0 का मतलब ब्यूरेट। 4.0 का मतलब क्या है? ब्यूरेट। Explain why the glass beaker is not the most suitable piece of apparatus for this experiment. देखो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है एनर्जी को मेजर करने का। बात समझ आ रही है आपको? थर्मामीटर आपने रखा हुआ होगा, उसमें आप देख रहे हो कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ से। एक्सोथर्मिक है ना? तो जब आप ग्लास का apparatus यूज कर रहे होगे, तो ग्लास तो बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, तो वो भी तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा है 32 किलो जूल्स। बहुत इसको गौर से समझिएगा जरा। ये रिएक्शन हीट रिलीज कर रहा है 32 किलो जूल्स, लेकिन जब आप उसको मेजर कर रहे हो तो वो आपको मिल रहा है, लेट्स सपोज 27 किलो जूल्स। क्यों भाई, बाकी कहाँ जा रही हैं चीजें?
है भाई, बाकी हीट कहाँ जा रही है? क्योंकि वो ग्लास है तो वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो तुम्हारा हीट लॉस हो रहा है। तुम्हारा क्या हो रहा है? तुम्हारा हीट लॉस हो रहा है, फिर क्या करोगे? तो इन चीजों से बचने के लिए वो कह रहा है कि भाई दिस इज नॉट यूज्ड, दिस इज नॉट यूज्ड। ओके, तो ऐसा क्या करना चाहिए? तो अब हम इसको बताएंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। तो भाई आप कहना कि हीट लॉस, आप क्या कहना, हीट लॉस सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट। आप बोलना कि हीट लॉस हो रहा है एज ग्लास बीकर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इम्प्रूवमेंट क्या है भाई? आप यूज करो पॉलीस्टायरीन। तो अब वो कह रहा है कि ग्राफ बनाओ। अब वो क्या कह रहा है, ग्राफ बनाओ। तो 0 पे 24.5, 24.5 आपके पास आ जाएगा। 24.5 आपके पास आ जाएगा। ये 24.2 है, 24.4, 6, 8, 10, 24 पॉइंट यहाँ आ जाएगा कहीं। एक पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया। ओके, मैं रेड से कर देता हूँ ताकि क्लियर हो थोड़ा सा। फिर कौन सा पॉइंट है? 4 पे 25, 4 पे 25 मीन्स ये वाला। ओके, फिर क्या है? 8 पे 28.5, 8 पे 28.5, 24 यानी कि ये रहा। फिर क्या कह रहा है? 12 पे 30.5, 12 पे 30.5 यानी कि यहाँ होगा कहीं। सेट है। फिर कह रहा है 32.5 पे ना, 30.28.5 था ना, हाँ। हाँ, फिर कह रहा है 16 पे 32.5, 16 पे 32.5 यानी कि कहीं यहाँ होगा। फिर कह रहा है कि 20 पे 32.5, 20 पे भी 32.5। फिर 24 पे 31.5, 24 पे 24 पे 31.5, 31.5 यहाँ होगा कहीं। ये होगा। ओके, फिर कह रहा है 28 पे 30.5, फिर कहता है कि 32 पे 29.5, 32 पे 29.5 यानी कि यहाँ होगा। सेट हो गया जी। ओके, तो कह रहा है सर्किल द anomalous, draw plot the values and total volumes against the total volumes on the grid। और फिर हमें क्या करना है? पार्ट 5 कर लिया जी हमने, ग्राफ को प्लॉट कर लिया। फिर क्या करें? सर्कल द एनोमलस पॉइंट। तो एनोमलस पॉइंट कौन सा है इसमें? पहले तो हमें ये देखना है एनोमलस पॉइंट कौन सा है। तो मैं लाइन बना लूं, पहले लाइन ड्रॉ कर लूं। ओके, ये लाइन मिली मुझे। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। एग्जैक्ट लाइन आ गई हमारे पास। ओके, एक लाइन मुझे ये भी मिल गई। ओहो, एक लाइन ये आ गई मेरे पास। तो भाई ये एनोमलस पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है, ये एनोमलस पॉइंट है।
Draw a straight line of the best fit through the point from 0 to 16. Draw a straight, कर दिया. Extrapolate both lines कर दिया. Use the interaction to determine the minimum volume of HCl needed to. So that's gonna be वो आपके पास आ जाएगा just like that. Oh, ये आएगा ना 17 something 17.6. Okay. Use the intersection to determine the temperature change. Use the intersection to determine the temperature change. तो टेम्परेचर चेंज को हम कैसे वो करेंगे हैं भाई? टेम्परेचर चेंज को हम कैसे चेक करेंगे? क्या कहते हो? तो पहले तो आप ये वाला टेम्परेचर देख लोगे ये क्या आ रहा है? ये कितना आ रहा है? तो ये 33.2 आ रहा है डिग्री सेल्सियस. ओके हो गया. और और जो ये आपके पास था मिनिमम 24.5 था. आप इसको सब्ट्रैक्ट करवा दो. आंसर आपके पास आएगा 8.5. सिंपल. The heat change during this reaction is calculated using the expression shown. Mass of solution is specific heat temperature change. 1 cm cube of the solution has a mass of 1 gram. Determine the value used for the mass of the solution in the calculation of this heat change. Basically ये formula होता है Q is equal to mc delta T. Okay. तो volume of solution कह रहा है mass 1 है इसका. ओके. और मुझे mass of solution चाहिए. तो मैं काम करता हूँ. मैं काम इसमें ये करूंगा कि HCl का मैं मास निकाल लेता हूँ. ओके. मास ऑफ HCl के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे जो वॉल्यूम मिला था HCl का वो कितना था? 17.6 सेंटीमीटर क्यूब. उसको मैंने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आ गया कितना? मेरे पास कितना आ गया 17.6 ग्राम्स. ऐसा ही है भाई. कितना आ गया 17.6 ग्राम्स. और वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना था हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना था हमारे पास? 25 सेंटीमीटर क्यूब था वॉल्यूम ऑफ NaOH. तो 25 ग्राम्स आ गया मेरे पास NaOH का. ये ग्राम्स आ गया HCl का. ये ग्राम्स आ गया किसका? HCl का. अब आपको करना क्या है कि दोनों को ऐड करना है. टोटल मास, टोटल सॉल्यूशन का मास. दोनों को जब आप ऐड करोगे तो 25 प्लस 17.6 ये आंसर आएगा 42.5. The actual heat change of this reaction is much greater than the value calculated using the expression. He suggests a difference. मैंने आपको बताई ना ये बात कि एक्चुअल कुछ और थी लेकिन जब तुमने मेजर किया वो कम आ रहा है तो भाई ऑब्वियस सी बात है हीट लॉस हो गई आपकी. ओके. सराउंडिंग में हीट लॉस हो गई है. ओके. एंड सम हीट एब्जॉर्ब बाय द बीकर. सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है ये. बिल्कुल सिंपल है. ओके. अच्छा जी. फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 ये इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है. ओके. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेम द ईच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड. तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है? एनोड होता है. और नेगेटिव कौन होता है? कैथोड होता है. गिव द इक्वेशन
फॉर द रिएक्शन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। भाई ये इलेक्ट्रोलिसिस किसकी हो रही है? सल्फ्यूरिक एसिड की। ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन होगा। ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन होगा। ये तो थ्योरी आप में आपने पढ़ा होगा, ये तो बहुत अच्छा है थ्योरी इसकी। डिस्क्राइब टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गैसेस प्रोड्यूस्ड। तो भाई गैसेस प्रोड्यूस्ड में आपके पास जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है किस पर? ऑक्सीजन किस पर प्रोड्यूस हुआ है? एनोड पर। और हाइड्रोजन किस पर प्रोड्यूस हुआ है? कैथोड पर। तो टेस्ट बताइए जरा अब आप। तो इसका टेस्ट बड़ा सिंपल टेस्ट है, ऑक्सीजन का टेस्ट। ओके। आपने क्या किया, इसमें करना क्या है आपने? ग्लोइंग स्प्रिंट आपने करना ये है कि पहले तो आप उसको कलेक्ट कर लो गैस को, फिर आपने ग्लोइंग स्प्रिंट लेना है और उसमें उसमें उसको डालना है उसमें। तो फिर वो क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रीलाइट्स। इट रीलाइट्स। तो आपने करना क्या है? गैस कलेक्ट गैस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड टेक glowing splint. It relights. It it relights. तो जैसे ही वो रीलाइट होगी ऑक्सीजन कंफर्म हो गया। हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होगा? टेक बर्निंग स्प्लिंट। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? पॉप साउंड। पॉप साउंड सिंपल। पॉप साउंड। ओके। तो इस तरह से आपको जो है ना वो ये पेपर 4 एटीपी पेपर है, बहुत इजी पेपर है। तो इसके और भी पेपर करें, कोई भी क्वेश्चन हो फिर आप मुझसे लाजमी शेयर करें। ओके।